अन्नदाता, नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सरसों की उन्नत किस्में और बुवाई पर तकनीकी सलाह। पशुओं में परजीवी की समस्या और रोकथाम के उपाय। सरसों तिलहन की मुख्य फसल है। अभी बुआई के लिए सही समय चल रहा है। जिन किसानों के खेत अभी खाली पड़े हैं वे अभी इसकी बोनी कर सकते हैं। तो किसान इसके लिए कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और बुआई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवर साहू। रबी ऋतु में ये बोई जाती है और बहुतायत पैमाने पर इसकी बुआई की जाती है। जिस तरह से हम अनाज में रबी में गेहूं लेते हैं और दलहन में चना और मसूर लेते हैं, उसी तरह तिलहन में सरसों का भी अपना हमारा प्रथम स्थान है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, जैसे हमारा जो सरसों की बुआई होती है इसमें सबसे पहले हम भूमि का चुनाव करते हैं। तो हमारा जो सरसों होता है ये बलुई दोमट मिट्टी से लेके चिकनी दोमट मिट्टी तक जो हमारी मिट्टी पाई जाती है इसमें अच्छा करता है। पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए। और उसके बाद हम प्रयास करते हैं कि जैसे समय का विशेष महत्व होता है। अगर हम समय से बुआई करते हैं तो हमको उत्पादन अच्छा मिल जाता है और उत्पादन के साथ साथ हमको उत्पादकता भी अच्छी मिल जाती है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले गहरी जुताई करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, साथ ही मिट्टी में नमी संरक्षित रहती है। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए अंतिम जुताई के समय खेत में 10 से 12 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दें। बात आती है कि हम पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करते हैं। तो पोषक तत्व प्रबंधन के लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोगों को गोबर की सड़ी खाद देना पड़ता है। वो बुआई के 1 महीने पहले देते हैं। और उसके बाद बुआई के लिए जब हम बुआई करते हैं, अगर हमारे पास सिंचित व्यवस्था है तो उसके लिए 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा को हम लोग देते हैं। अगर यही अनुशंसित असिंचित व्यवस्था रहती है तो हम लोग 40-20-20 कर देते हैं। इसकी जो मात्रा है अनुशंसित, इसका जस्ट हाफ कर देते हैं, क्योंकि सिंचाई का साधन रहता नहीं है। तो उसमें हमारा जो
खाद एवं उर्वरक है वो बर्बाद जाता है। अब हम क्या करते हैं, तेल है, तिलहन की मात्रा में अगर तेल को मात्रा को बढ़ाना है तो सल्फर की जरूरत पड़ती है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। हम इसकी अनुशंसा जब हम बुआई करते हैं उस समय करते हैं। उर्वरकों में यूरिया की आधी और फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई से पहले खेत में मिला दें और यूरिया की शेष बची मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर पहली सिंचाई के समय प्रयोग करें। असिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों की पूरी मात्रा एक बार में ही प्रयोग करें। और इनकी कुछ वैरायटियां आती हैं जो जैसे पूसा बोल्ड हो गया, वरुणा हो गया, आरजीएन 48 हो गया, ये सब जो वैरायटियां हैं ये सब सरसों की समय से बुआई करने वाली वैरायटियां हैं। अनुशंसित प्रभेद हैं जैसे राजेंद्र अनुकूल हो गया, राजेंद्र सुफलाम हो गया, ये हम लेट में बुआई कर सकते हैं। सरसों हमारी लगभग 130 से 135 दिन की फसल होती है, तो 130 से 35 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इसकी औसत उपज लगभग 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आकी गई है। अब सरसों में प्रयास करना है कि बीज दर कैसे होता है। सरसों का बीज छोटा होता है और इसलिए बीज दर इसकी 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखते हैं और 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज दर रखते हैं। और ये ध्यान रखते हैं कि हम जो बीज की बुआई करते हैं, बीज की बुआई करने से पहले बीजोपचार बहुत ज़रूरी होता है। एक हमारा फफूंदनाशी आता है कार्बेंडाजिम, 50% WP कंसंट्रेशन का होता है, वेटेबल पाउडर होता है। इसको 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज की दर से हम सरसों की बुआई के लिए इसको बीज को उपचार कर देते हैं। और इसमें पौध से पौध की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी का ध्यान रखते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो हमारा है 30 से 35 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। जो रबी की फसल है, रबी की फसल में खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है। खरपतवार जैसे सकरी पत्ती के हो गए या घास हो गई या मोथा कुल के खरपतवार हो गए, ये अधिकतर मात्रा में होते हैं। खरपतवारों की रोकथाम के लिए बुवाई के पहले पेंडी मिथिलीन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि पर छिड़काव करें। और जो ये वैरायटियां होती हैं इनमें पानी समय समय पर हम सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, देते रहना चाहिए। सिंचाई हमको उस समय देना चाहिए जब हम आपको देख लें कि हाँ इसमें नमी की मात्रा कम हो गई है, तो हम सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई हमेशा नहीं करना है। जिस तरह से गेहूं से में 5 सिंचाई 6 सिंचाई करते हैं उस तरह से इसकी जरूरत नहीं होती है। ये 1 या 2 सिंचाई में पूरी फसल तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की। ज्यादातर पशुपालक जानकारी के अभाव में पशुओं में होने वाले दांत, खुजली और जू होने पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कई बार इनकी वजह से पशु तनाव में चला जाता है, जिसका सीधा असर उसके दूध उत्पादन पर पड़ता है। उसी प्रकार भीतरी परिजीवियों के प्रकोप से पशुओं में कई घातक बीमारियां पनपने लगती हैं। अगर पशुपालक इनके रखरखाव पर थोड़ा ध्यान दे तो इन परिजीवी से दुधारू पशुओं को बचाया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। कृमिनाशक दवा का उपयोग, जिसको डिवॉर्मिंग बोला जाता है, पशुपालन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इसका एक अलग महत्व है।
चूंकि जो कृमि होता है पशु के पेट में होती है, वो क्या करता है, जो आप खाना खिला रहे हैं, जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसको खा लेता है। इसके साथ साथ जानवर के अंदर ब्लड जो होती है उसको भी चूसता है, जिसके कारण अपना जानवर कमज़ोर हो जाती है। और इसके साथ साथ उसका प्रोडक्शन मतलब दूध उत्पादन से लेकर उसकी वृद्धि सब कुछ कम हो जाती है, जो कि हिडन रहती है, आपको दिखता नहीं है। बहुत धीरे धीरे करके पशु को उत्पादन कम करती है और उसको बीमार भी करती है। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोलकृमि, फीताकृमि आदि पशुओं में दूषित चारा, दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। चूंकि बरसात के समय कृमि का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है। बरसात के समय क्या होता है कि बारिश होती है, पानी जमा रहता है, वहाँ घोंघा में कृमि का विकास होता है और वो कृमि विकसित होकर जो घास होते हैं उसके हरे हरे पत्ते होते हैं सबसे ऊपर में, वहाँ पर जाके बैठा रहता है। अपना पशु जब चरने जाती है तो सबसे पहले उसी को खाती है, जो कि उसके पेट में जाता है और इन्फेक्शन करता है। इसलिए बरसात के समय में पतला पैखाना होने की शिकायत भी अधिक रहती है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते। इसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर देखने में पड़ता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। तो पशुपालक को एक सलाह दी जाती है कि समय पर पशुओं को कृमिनाशक दवा देते रहें। छोटे पशु से लेकर गाभिन पशु सभी को दी जाती है। जनरल कंसेप्शन जो पशुपालक में है कि गाभिन पशु को नहीं देना है, बच्चों को नहीं देना है, ऐसी बात नहीं है। पशुओं को सभी स्टेज में कृमिनाशक दवा का उपयोग किया जाता है। जैसे जो बाछा या बाछी जो नया जन्म लिया है, 15 दिन के बाद उसको कृमिनाशक दवा का उपयोग करें और 2-2 महीना के अंतर पर 9 से 10 महीने तक करें। उसके बाद फिर जैसा समस्या आती है उसके अनुसार 6 महीने पर दवा रिपीट करें, या बहुत ज़्यादा आपके क्षेत्र में प्रकोप है तो 3 से 4 महीने पर भी रिपीट कर सकते हैं। मतलब 4-4 महीने पर साल भर में 3 बार भी दवा दी जा सकती है, गाय भैंस जितने हैं सभी में। परजीवी से बचाव के लिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें। हो सके तो सप्ताह में 1 बार पशुशाला को लाल दवा या फिनाइल से धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। पशुओं को बरसात के दिनों में चारागाह चराने न ले जाएं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से पशुओं के लिए चारा न लाएं, क्योंकि ऐसे इलाकों में चारा परजीवियों और अन्य फफूंद से दूषित होता है। पशुओं को चारा देने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। परजीवी से बचाव के लिए पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मुसीका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सकें, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। उसके बाद जब गाभिन पशु की बात आती है तो बेहिचक आप कृमिनाशक दवा का उपयोग करें। इसके लिए अलग दवा होती है, मतलब फेनबेंडाजोल कंपोजिशन की होती है। इसके साथ जो भी सेफ ड्रग हो, प्रेगनेंसी सेफ हो, वो कृमिनाशक दवा का उपयोग करें और ज़रूर उपयोग करें जब उसका समय हो जाए। तो मार्केट में बहुत सारी दवा उपलब्ध हैं। पशु चिकित्सक से सलाह कीजिए और कृमिनाशक दवा का उपयोग कीजिए। ऐसे नॉर्मल वे में जो उपयोग में आती है अल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल कंपोजिशन की, इसका आप शुरुआत में उपयोग कर सकते हैं। अल्बेंडाजोल होती है वो 3 ग्राम की आती है, 1.5 ग्राम की भी आती है। तो लगभग जो 300 किलो वजन की गाय है, 300 से 400 किलो वजन की, उसमें 3 ग्राम के अल्बेंडाजोल से भी काम चल जाती है। मतलब इसका जो डोज होता है 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से दी जाती है। यदि आपका पशु छोटा है, 200 केजी का है, तो उसके अनुसार आपको डोज कम कर देना है और इसको सुबह खाली पेट में खिलानी है। सुबह खाली पेट में 1 डोज खिला देनी है और इसके साथ साथ फिर 3 दिन तक कम से कम कोई भी लीवर टॉनिक या कोई भी डाइजी बूस्ट जैसे सिरप है, इसको आप दे सकते हैं पशु को, ताकि जो कृमिनाशक का काम किया, इसके साथ साथ उसका पाचन से लेकर लीवर भी साथ साथ मजबूत हो जाए, तो आपका पशु ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है, अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल चाहे ऑक्सीक्लोजानाइड ये उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ साल भर में यदि 3 बार आप कृमिनाशक दवा का उपयोग कर रहे हैं, 1 बार आइवरमेक्टिन मिला हुआ या आइवरमेक्टिन से भी
कृमिनाशक का उपयोग करना चाहिए तो साल में एक बार जरूर आइवरमेक्टिन मिला हुआ दवा उपयोग करें, जो फेनबेंडाजोल के साथ ही मिला हुआ रहेगा। जैसे ये दवा है जो ऑक्सीक्लोजानाइड के साथ, ऑक्सपेंडाजोल के साथ मिला हुआ है आइवरमेक्टिन, इस तरह का कृमिनाशक एक बार उपयोग करेंगे तो पशुओं में चमक भी आ जाएगी, दूध उत्पादन भी बढ़ेगी और पशु ज्यादा स्वस्थ रहेगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। बटेर पालन मुर्गी पालन की भांति ही एक कृषि सह व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय में मुर्गी पालन की अपेक्षा जोखिम कम और लाभ अधिक रहता है। इसलिए किसानों के बीच बटेर पालन तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। अगर आप भी इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील प्रसाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बटेर पालन पर बात करेंगे। बटेर जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, ये आपके लिए नया नाम नहीं है। तो बटेर पालन एक ऐसा है कि आप इसका एक व्यवसाय कर सकते हैं। बटेर एक छोटा पक्षी है, मुर्गियों से कम समय में तैयार होता है और जो भी हमारे मुर्गी पालक हैं तो वो जिस प्रकार से मुर्गियों का रख रखाव करते हैं उससे बहुत ही मिलता जुलता आप बटेर पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे लाभ यह है कि इसमें बीमारियों का प्रकोप कम है। आप देखें मुर्गियों में आजकल हर वर्ष किसी तरह के, कभी बर्ड फ्लू तो कभी कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है, जिससे इसके मार्केट पर प्रभाव पड़ता है, बाज़ार व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और तो हमें इससे बचाने के लिए अगर किसी दूसरे पक्षी का चयन करने की आवश्यकता होगी तो बटेर पालन एक अच्छा व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। पूरी दुनिया में बटेर की लगभग 18 नस्लें उपलब्ध हैं। उनमें से अधिकांशतः भारत की जलवायु में पाली जा सकती हैं। इन नस्लों में से कुछ नस्लें बड़े स्तर पर मांस और अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नस्ल का चयन कर सकते हैं। बुल व्हाइट यह मांस उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल मानी जाती है। यह अमेरिकी नस्ल की बटेर है। व्हाइट बेस्टेड यह भारतीय प्रजाति का ब्रायलर बटेर है जो मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अधिक अंडे देने वाली नस्लों में ब्रिटिश रेंज, इंग्लिश व्हाइट, मंचूरियन गोल्डन फिरौन और टक्सेडो है। बटेर जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष के अंदर बटेर पालन का व्यवसाय के लिए हमारा पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर से इसकी शुरुआत की गई और ये धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ये फैलने लगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि बटेर के पालन के लिए अगर आपने मुर्गियों के लिए अगर घर रखा है तो इसमें तो जगह भी कम लगता है। बटेर चूँकि छोटा पक्षी है, जितने में आप एक मुर्गी को रखते हैं उतने में कम से कम 5 बटेर रखे जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चूजा का मंगाने का, तो चूजा तो हर बार आप चूजा इज्जत नगर से जाकर ला नहीं सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आप इसका पेरेंट का स्टॉक का अंडा आप वहाँ से ले आए और अपने यहाँ एक छोटा हैचरी, आजकल तो अगर आप कम तादाद में रखना चाहते हैं
तो उसके लिए छोटा हैचरी जो है वो रखिए, और अगर बड़े तादाद में करना चाहते हैं तो इसके बड़े हैचरी भी उपलब्ध हैं। तो उसे लेकर आप हैचिंग अगर अपने यहाँ कराते हैं तभी आपको बटेर पालन का सही लाभ मिल सके। दूसरी बात क्या है कि आप जैसे मुर्गियों का ब्रूडिंग करते हैं उसी प्रकार से इसका भी चूजे आने के बाद इसे भी ब्रूडिंग करने की ज़रूरत होगी। और ब्रूडिंग करने में आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि ये इसके बच्चे चूजे जो होते हैं वो सिर्फ 7 ग्राम के होते हैं, क्योंकि इसका अंडा का वज़न ही 10 ग्राम का होता है। तो ये चूजे 7 ग्राम के होते हैं और इसमें इनका प्रबंधन अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चूजे बचा पाएंगे तभी आपको आगे चलकर लाभ होगा। और आपके खान पान की व्यवस्था में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसे थोड़ा प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ा करके दें, जैसे कि हम लोग खल्ली देते हैं या मछली का चूर्ण देते हैं। तो इन चीज़ों की मात्रा बढ़ी हुई होनी चाहिए, थोड़ी मुर्गियों के दाना से ज़्यादा होना चाहिए ताकि इनका बढ़वारी अच्छी तरीके से हो सके। बटेर आकार में छोटे होते हैं और उन्हें आवास के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। बटेर जल्दी तैयार हो जाते हैं। मादा बटेर 6 से 7 सप्ताह में अंडे देना शुरू कर देती है और बटेर बाजार में 5 सप्ताह बाद बेचने योग्य तैयार हो जाते हैं। एक मादा बटेर 1 साल में लगभग 250 से 300 तक अंडे दे देती है। मुर्गी के मांस की तुलना में बटेर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वसा की मात्रा भी कम होती है, जिससे मोटापा नियंत्रण में मदद मिलती है। बटेर पालन में आहार और रखरखाव लागत बहुत कम होती है। मुर्गी पालन और पशुपालन के साथ बटेर पालकर किसान इस व्यवसाय से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव शंभुआ, जिला समस्तीपुर के अतुल सिंह ने। आपने धान की फसल में रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बिहार में जो है जो कहीं कहीं सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ इलाकों में बारिश बहुत कम हो रही है और कुछ इलाकों में बाढ़ वाला स्थिति है, पानी का वहाँ कमी नहीं है। तो दोनों स्थितियाँ में जो है हमारे धान में अलग अलग बीमारी आती है। तो जो सुखाड़ की स्थिति में जो है उसमें अभी पत्र लांछन या जो है पर्ण अंगमारी या अंग्रेजी में उसको हम लोग कहते हैं ब्राउन स्पॉट। तो ब्राउन स्पॉट जो है सीडलिंग स्टेज में भी आता है, जब आप बिचड़ा लगाते हैं या सोइंग करते हैं, बिचड़ा के लिए तैयार करते हैं तो उसमें भी आता है, और ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें भी आता है। धान का ये रोग देश के लगभग सभी हिस्सों में फैला हुआ है। खासकर उत्तर बिहार का ये प्रमुख रोग है। ये एक बीज जनित रोग है जो हेलमिंथो स्पोरियम और आइजी द्वारा उत्पन्न होता है। पत्ती धब्बा रोग धान की फसल को बिचड़ा से लेकर फसल पकने तक नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर गोलाकार भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार कम होती है और रोग उग्रता होने पर दाने भी प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उनकी अंकुरण क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप जो है बीज उपचार किए ही होंगे, बीज उपचार से भी काफ़ी इसका हो जाता है। ये जो है प्रमुख रूप से अगर ये बीमारी आपके खेत में आया हुआ हो तो कम से कम अपने खेत को ड्राई न रखें, मतलब कि सूखा न पड़ने दें, पानी का व्यवस्था करें। और दूसरा चीज़ है कि उसमें जो है उचित मात्रा में पोटास और फॉस्फेट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का कम मात्रा में या स्प्लिट डोज में कम मात्रा में इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप इसके बचाव के लिए कार्बेंडाजिम
का मात्रा 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में, या कॉम्बिनेशन में भी दवाई आता है जैसे कि फफूंदनाशक आता है, जैसे कि जिसको कि हम लोग कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का मिश्रण आता है, उसका आप 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। धान का खैरा रोग, ये समस्या जस्ते की कमी के कारण होती है। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और बाद में पत्तियों पर कत्थई रंग के छिटकवा धब्बे उभरने लगते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में रोग ग्रसित पत्तियां सूखने लगती हैं, कल्ले कम निकलने लगते हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसकी रोकथाम के लिए खेतों में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले ही खेत की तैयारी के समय डालें। अगर खड़ी फसल में ये रोग दिखाई दे तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 5 किलोग्राम चूना 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव करें। अगर रोकथाम न हो तो 10 दिन बाद पुनः 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम चूना 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सुखाड़ के स्थिति में दूसरा जो प्रमुख बीमारी है वो बीमारी है, आप जानते हैं कि जिसको कि झोंका कहा जाता है या ब्लास्ट कहा जाता है। पूरा आपका खेत जला हुआ लगता है। तो इसका जो लक्षण है, इसमें क्या होता है कि पौधे के पत्तियों पे जो सीडलिंग स्टेज में हो या जब पौधा बड़ा भी हो जाता है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि अभी जो है उसके जो धब्बे हैं, गोलाकार धब्बे इसमें नहीं होते, इसमें नाव के आकार के धब्बे होते हैं या आँख के आकार के धब्बे होते हैं और बीच में धूसर रंग का या जो है ऐश कलर का या राख के कलर का होता है और बाहरी जो उसका जो आवरण है उस पे जो है आप देखेंगे कि भूरे रंग का जो है धब्बा बनता है। मतलब अगर इसको बचाव आपको करना है तो जो है फर्टिलाइज़र का बैलेंस डोज का आप इस्तेमाल करें। अगर आवश्यकता से ज़्यादा आप यूरिया डाल देंगे तो ये बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। अब जो लास्टली जो है फफूंदनाशक हमको इस्तेमाल करना है, तो फफूंदनाशक में बाज़ार में ट्राईसाइक्लाजोल नाम की आराम से मिल जाता है। 600 ग्राम मात्रा आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि बहुत स्थिति खराब है तो आप 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतर पे दूसरा छिड़काव भी कर देंगे। सफेदा रोग, ये फसल में लौह तत्व की कमी के कारण होता है। इस रोग के लक्षण की बात करें तो इसके प्रकोप से नई पत्तियां कागज जैसी सफेद निकलती हैं। बता दें कि धान में ये रोग नर्सरी तैयार करते वक्त अधिक लगता है। इस रोग के निदान के लिए 20 किलोग्राम यूरिया 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा आप इसके नियंत्रण के लिए 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने को प्रति हेक्टेयर लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।